नमस्कार। मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट व ऑनर्स पार्ट फर्स्ट, पेपर थर्ड के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है। इससे पहले की वीडियो में हमने जो पाठ्यक्रम की विचारधारा थी अराजकतावाद, उसके अर्थ व परिभाषा के संदर्भ में जानकारी ली और उसमें हमने समझा कि अराजकतावाद का अर्थ व्यवस्था का अभाव नहीं है, वरन शक्ति का अभाव होता है। अराजकतावाद का अर्थ स्वतंत्रता, एकता और प्रेम के रूप में डिकिंसन ने बताया है। जहाँ साम्यवाद समाप्त होता है वहाँ से अराजकतावाद शुरू होता है, ऐसा इसके दर्शन को पढ़ने से, इसको समझने से ये ज्ञात होता है। क्योंकि साम्यवाद राज्य विहीन, वर्ग विहीन, समाज विहीन समाज की स्थापना करना चाहता है, लेकिन आगे किस प्रकार से शक्ति के अभाव को दूर रखते हुए किस प्रकार से व्यवस्था को निर्मित किया जाए उसके बारे में नहीं बताया गया है। सर्वहारा वर्ग की क्रांति के बाद पूंजीपतियों व राज्य को समाप्त करने के बाद में किस प्रकार की व्यवस्था होगी, इसके बारे में साम्यवादियों द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया है। और अराजकतावादी विचारधारा में इसके लिए सामाजिक समुदायों को जो स्वतंत्रता, एकता और प्रेम के आधार पर स्थापित होंगी, उसका विवेचन इस अराजकतावादी विचारधारा में किया गया है। अराजकतावादी विचारधारा के प्रमुख जो समर्थक हैं या विचारधारा के दार्शनिक हैं, उनमें विलियम गॉडविन, थॉमस हॉटकिंस, प्रोधा, थोरियो, बेकुनिन, टॉलस्टॉय, क्रोपटकिन और कुछ हद तक भारतीय राजनीतिक दर्शन के पुरोधा और भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी कुछ सीमा तक अराजकतावादी माना जा सकता है, क्योंकि वो भी राज्य की शक्ति को कम करके ग्राम स्वराज की स्थापना की बात करते हैं। अब हम इस वीडियो के माध्यम से अराजकतावाद की प्रमुख विशेषताएं या लक्षण या जो सिद्धांत हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। यद्यपि राजनीतिक दर्शन में अराजकतावाद के समर्थकों की संख्या बहुत अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी अन्य विचारधाराओं की तरह अराजकतावाद की भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं या विशेष धारणाएं हैं, जिनको मूल रूप से 4 भागों में व्यक्त किया गया है। पहला है राज्य का विरोध, दूसरा है निजी संपत्ति का विरोध, तीसरा है धर्म का विरोध और चौथा जो भाग बताया है वो है विकेंद्रीकरण सामाजिक व्यवस्था अथवा अराजक समाज की स्थापना। इन सब का हम निम्न प्रकार से अध्ययन
करेंगे। जो सबसे पहले है, क्योंकि अराजकतावादी निजी संपत्ति, राज्य, धर्म, इनको समाप्त करना चाहते हैं, इनका उन्मूलन करना चाहते हैं। तो पहला लक्षण है राज्य का पूर्ण विरोध। यह विशेषता या इसका मूल सिद्धांत है राज्य का पूर्ण विरोध। अराजकतावादी विचारधारा का प्रथम शत्रु राज्य है। अराजकतावादी राज्य या शासन के किसी एक रूप का ही नहीं, वरन सभी रूपों में राज्य व शासन का विरोध करते हैं। राज्य या शासन के किसी एक रूप का नहीं का अर्थ है, मतलब यानी कि राजतंत्र, कुलीन तंत्र, भीड़ तंत्र, लोकतंत्र, इन सभी का किसी एक का नहीं, बल्कि सभी जो रूप हैं शासन के, उन सब का विरोध अराजकतावादी करते हैं। और उनका कहना है कि प्रजातंत्र, जिसे जनता का शासन कहा जाता है, वह भी उतना ही बुरा है जितना कि कोई निरंकुश शासन। बाकुनिन कहते हैं कि चर्च अधिक समय तक अपने को चर्च नहीं कहता, वह अपने आप को पाठशाला कहने लगता है। राज्य अपने आप को राजतंत्र न कहकर गणतंत्र कहकर संबोधित करने लगता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो किस नाम से अपने आप को संबोधन देते हैं। अराजकतावादी किसी भी शासन या राज्य के रूप का पूर्णतया उन्मूलन चाहते हैं, क्योंकि चाहे किसी भी तरह का रूप हो, वह आधिपत्य का प्रतीक ही बना रहता है। अराजकतावादियों के राज्य के विरोध के जो आधार हैं वो निम्न प्रकार से हैं। क्योंकि अराजकतावाद का पूर्ण विरोध करते हैं और राज्य के विरोध के जो आधार हैं उनमें पहला आधार है अस्वाभाविक आधार, अस्वाभाविकता का आधार। राज्य में रहना मनुष्य के लिए अस्वाभाविक है। इसी कारण इसके आधिपत्य में मानव ने अपने स्वाभाविक गुणों को खो दिया है, यह अराजकतावादियों का मानना है। और राज्य को समाप्त करने का जो पहला आधार है वो है अस्वाभाविकता का आधार। और इनका जो कहना है वो है कि राज्य ने मानव के अपने स्वाभाविक गुणों को समाप्त कर दिया है। व्यक्ति पर नैतिक दृष्टि से राज्य का बुरा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य प्रवृत्ति से विवेकी, तर्कशील व शुभेच्छु होता है, परंतु राज्य व शक्ति उसे अविवेकी, स्वार्थी, पदलोलुप और अनैतिक बना देते हैं। राज्य की शक्ति शासकों को निष्ठुर व अत्याचारी बना देती है। सामान्य जनता में वह दासता की प्रकृति को उत्पन्न करती है। और बैकुनिन ने इस संदर्भ में कहा है कि सत्ताधारियों या सत्ता मानने वालों, यानी कि शासक और शासितों को समान रूप से भ्रष्ट करती है। और धीरे धीरे होने वाले इसके प्रभाव से कुछ लोग लालची व महत्वाकांक्षी निर्दयी शासक बन जाते हैं और अपने या अपने वर्ग के हितों के लिए समाज का शोषण करते हैं, जबकि और लोग उसके दास बनकर रह जाते हैं। राज्य के जो विरोध का या उसको समाप्त करने का जो पहला आधार बताया वो अस्वाभाविकता का आधार है। दूसरा जो राज्य को समाप्त करने का जो आधार उन्होंने बताया वो है ऐतिहासिकता का आधार। इसके मानने वालों में क्रोप्टकिन ने हैं और क्रोप्टकिन ने ऐतिहासिक आधार पर राज्य का विरोध किया है। उन्हें ऐतिहासिक दृष्टि से भी राज्य व्यर्थ लगता है। राज्य की उत्पत्ति से पूर्व मनुष्य समूह बनाकर स्वतंत्र और सुखी जीवन व्यतीत करते थे। राज्य के अस्तित्व में आने से मनुष्य परतंत्र व दुखी हो गया है। अराजकतावादी विचारकों के अनुसार राज्य कानून का निर्माण
निर्माण के द्वारा कोई सुधार नहीं करता, वरन जो रूढ़ियाँ व प्रथाएं समाज में होती हैं उन्हीं पर कानून की छाप लगा देता है। राज्य ने सदैव ही सुधारों व नए विचारों का विरोध किया है। अनेक सुधारकों, आविष्कारकों तथा धर्म प्रचारकों को राज्य की ओर से दंड यातनाएं मिली हैं और राज्य व्यक्ति की उन्नति एवं स्वतंत्रता में हमेशा बाधक रहा है। ऐतिहासिकता के आधार पर जो राज्य का विरोध करते हैं या राज्य का उन्मूलन करने की बात करते हैं अराजकतावादी, उसको ऐतिहासिक दृष्टि से भी क्रोप्टकिन सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि जब राज्य नहीं था या राज्य की उत्पत्ति से पूर्व मानव सुखी और स्वतंत्र समूह बनाकर अपना जीवन यापन करता था, लेकिन राज्य के उत्पन्न होने के बाद मनुष्य दुखी और परतंत्र हो गया है और राज्य द्वारा समाज की जो रूढ़ियाँ, प्रथाएं, रीति रिवाज थे उन्हीं को कानून बनाकर उसको बंधनों में जकड़ लिया है। और तीसरा राज्य के विरोध का जो आधार अराजकतावादी बताते हैं वो है उपयोगिता का आधार। राज्य एक अनावश्यक संस्था है और उसके कार्यों का संपादन उससे कहीं अधिक अच्छे रूप में ऐच्छिक समुदायों के द्वारा किया जा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य के द्वारा राज्य के बिना खाना, सोना, बोलना व पढ़ना आदि कार्य ठीक प्रकार से किए जा सकते हैं, उसी प्रकार उनके द्वारा स्वयं या ऐच्छिक समुदायों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल और उद्योगों का प्रसार आदि से संबंधित कार्य अधिक अच्छे प्रकार से किए जा सकते हैं। यदि यह कहा जाए कि राज्य अपराधों को रोकने व उनको दंड देने का कार्य करता है तो यह भी गलत है, क्योंकि इतने लंबे समय से राज्य के अस्तित्व के बाद या राज्य के द्वारा शक्ति के प्रयोग करते रहने के बाद भी अपराध व अपराधी कम नहीं अपितु बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। चाहे वो राज्य सत्ता या राज्य का स्वरूप कैसा भी हो, अपराध और अपराधियों की संख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। कुछ अपराध तो निजी संपत्ति के कारण होते हैं, जिन्हें अराजकतावादी समाज में व्यक्तिगत संपत्ति का निषेध कर दूर किया जा सकता है। कुछ अपराध अनैतिकता के कारण होते हैं, जिन्हें राज्य की जेलें और दंड व्यवस्था के आधार पर नहीं वरन अराजकतावादी समाज में मानवीय चरित्र में सुधार करके दूर किया जा सकता है। जहाँ तक देश की सुरक्षा का संबंध है, यह कार्य भी राज्य की अपेक्षा स्वयंसेवक दलों के द्वारा अधिक अच्छे प्रकार से किया जा सकता है। और बाकुनिन ने चीन का उदाहरण देते हुए इस बात को सिद्ध किया है कि राज्य की उपयोगिता नहीं है, क्योंकि राज्य के बिना भी व्यक्ति अपने राष्ट्र की सुरक्षा, अपने उद्योगों का प्रसार, अपने शिक्षा, अपने स्वास्थ्य और मनुष्य के आवश्यक जितने भी कार्य हैं उनको ऐच्छिक समुदायों के द्वारा अच्छे प्रकार से कर सकता है। और बाकुनिन ने चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि राज्य की सेनाओं की मुठभेड़ जब जनता की सेना से हुई तो राज्य की सेना को हारना पड़ा। और इसी आधार पर क्रोप्टकिन ने कहा कि स्थायी सेना सदैव ही आक्रांताओं द्वारा परास्त होती रही है और इतिहास की दृष्टि से उन्हें देश के बाहर निष्कासित करने में जनक्रांतियाँ अधिक सफल हुई हैं। इस प्रकार राज्य के द्वारा किए जाने वाले कार्य राज्य की अपेक्षा ऐच्छिक समुदाय अच्छे से कर सकते हैं। यानी कि उपयोगिता जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि के कारण राज्य की उत्पत्ति या उदय का जो एक धारणा बनी है, उसके बारे में अराजकतावादियों का मानना है कि इन सब कार्यों को मनुष्य द्वारा बनाए गए ऐच्छिक समुदायों द्वारा राज्य के अभाव में राज्य से अच्छे प्रकार से
किए जा सकते हैं। और बाकुनिन ने चीन का उदाहरण दिया कि राज्य की सेनाओं के सामने जनता सेना से जब मुकाबला हुआ तो राज्य की सेना को हारना पड़ा। और क्रोपटकिन ने भी इसी प्रकार से कहा कि स्थायी सेना सदैव ही आक्रांताओं या आक्रमणकारियों द्वारा परास्त होती रही हैं और इतिहास की दृष्टि से उन्हें देश से बाहर निष्कासित करने में जन क्रांतियों, आक्रांताओं या आक्रमणकारियों को स्थायी सेना द्वारा नहीं बल्कि जन क्रांतियों द्वारा ही उनको देश से निष्कासित किया गया है। इसलिए ये उपयोगिता के आधार पर भी राज्य को समाप्त करने की बात करते हैं। और अंतिम जो राज्य को समाप्त करने का जो आधार अराजकतावादी बताते हैं वो है आर्थिक आधार। अराजकतावादियों के अनुसार आर्थिक आधार पर भी राज्य का विरोध किया है। इस संबंध में वे मार्क्सवादी विचारधारा से सहमति व्यक्त करते हुए कहते हैं कि राज्य ने व्यक्तिगत संपत्ति के गर्भ में जन्म लेकर अब तक उसे प्रोत्साहित करने का कार्य किया है। राज्य ने सदैव ही पूंजीपतियों का साथ देकर श्रमिकों के साथ अन्याय किया है। ये जो राज्य के विरोध का अंतिम जो आधार अराजकतावादियों द्वारा बताया गया है वो आर्थिक आधार है। और उनका कहना है, उनका मानना है कि राज्य ने सदैव ही पूंजीपतियों को साथ देकर जनसामान्य का और विशेष तौर से श्रमिकों का शोषण किया है, उनके साथ अन्याय किया है और फिर जन क्रांतियों के द्वारा राज्य के खिलाफ विद्रोह हुए हैं और आपसी संघर्ष हुए हैं। इसलिए वो राज्य को अस्वाभाविकता के आधार, ऐतिहासिकता के आधार, उपयोगिता के आधार और आर्थिक आधार पर समाप्त करने की बात अपने प्रमुख सिद्धांतों में बताते हैं। दूसरा जो अराजकतावादियों का प्रमुख लक्षण है या उसकी विशेषता है या उनके मूल सिद्धांत हैं वो है मानव के सात्विक गुणों में विश्वास। अराजकतावाद मानता है कि मनुष्य जन्म से एक सामाजिक तथा सहयोगी प्राणी है जो स्वयं अपने हितों के साथ साथ दूसरे के हितों का तथा समाज के लाभ का पूरा ध्यान रखता है। उनके अनुसार मानव में भय, भूख व संघर्ष के तत्व नहीं वरन प्रेम, सहानुभूति और स्वतंत्रता के तत्वों की प्रमुखता होती है। और आज मानव जीवन में जो बुराइयां आई हैं वे राज्य जैसी बाध्यकारी संस्थाओं के परिणाम हैं। अराजकतावादी मानव के सात्विक गुणों में या उसके सदाचारी होने में या उसके प्रेम और अच्छे गुणों के रूप में अराजकतावादी विश्वास करते हैं कि मानव प्राकृतिक रूप से सात्विक गुणों से संपन्न है। तीसरा जो अराजकतावादियों की मूल विशेषता है या सिद्धांत है वो है प्रतिनिध्यात्मक सरकार की आलोचना। राज्य व सरकार की आलोचना करते हुए अराजकतावादी न केवल राजतंत्र व कुलीनतंत्र वरन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की सरकार की भी आलोचना करते हैं। प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए अराजकतावादी कहते हैं कि यथार्थ में अन्य व्यक्तियों का तो क्या, एक व्यक्ति स्वतंत्र स्वयं तक का सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। प्रतिनिध्यात्मक या उसको हम कहें कि लोकतंत्रात्मक सरकार की भी आलोचना उनके द्वारा की गई है। और वो कहते हैं कि प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए अराजकतावादी कहते हैं कि यथार्थ में अन्य व्यक्तियों को की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। एक व्यक्ति स्वयं तक का सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। और यथार्थ में इन तथाकथित प्रतिनिध्यात्मक सरकारों का संचालन
नितांत अपरिपक्व व अनुभवहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। व्यावसायिक राजनीतिज्ञों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाता है जिसका एकमात्र कार्य मानवीय दुर्बलताओं का अनुचित लाभ उठाना है। और इस संदर्भ में प्रोफेसर जोड़ ने लिखा है कि प्रतिनिधि सरकार ऐसे व्यक्तियों की सरकार होती है जो प्रत्येक कार्य को खराब ढंग से करने के लिए सबके विषय में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, किंतु जिन्हें ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए जरूरी किसी भी वस्तु या चीज का ज्ञान नहीं होता है। चूँकि प्रतिनिधित्व का जो प्रतिनिधात्मक जो सरकार की व्यवस्था की बात है, उसमें आलोचना का जो कारण अराजकतावादी बताते हैं, उसमें वो कहते हैं कि ये बिल्कुल नितांत अपरिपक्व व अनुभवहीन होते हैं और इनमें से कुछ लोग व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं और वो ही अंतिम रूप से राज्य की शक्ति का संचालन करते हैं या उसका दुरुपयोग करके जनता का या सामान्य जनता का शोषण करते हैं। ये अराजकतावादियों का एक अपना सिद्धांत या विशेषता है। अगली जो विशेषता है, व्यक्तिगत संपत्ति व पूंजीवाद का शत्रु। अराजकतावाद साम्यवाद की तरह श्रम को मूल्य का एकमात्र आधार मानकर इस बात का प्रतिपादन करता है किसी वस्तु के क्रय में जो लाभ होता है वह संपूर्ण रूप से श्रमिकों को ही मिलना चाहिए, क्योंकि श्रम के द्वारा ही नवसर्जन किया जाता है और जो उसके उत्पादन का जो विक्रय के द्वारा लाभ होगा वो श्रमिकों को मिलना चाहिए, ऐसा अराजकतावादी मानते हैं। किंतु व्यवहार में पूंजीपति उसे हथिया लेते हैं। इसलिए प्रोदा कहता है कि प्रत्येक प्रकार की संपत्ति चोरी है और अराजकतावादी मानते हैं कि व्यक्तिगत संपत्ति ने ही पूंजीवाद को जन्म दिया है, जो मानवीय शोषण का पर्यायवाची है। पूंजीपति सांस तो अतिरिक्त लाभ व निर्यात का लेते हैं, लेकिन उसे वापस निकालते समय सामाजिक वातावरण में शोषण, घृणा, द्वेष, निर्धनता व बेरोजगारी उत्पन्न करते हैं। अतः अराजकतावादी पूंजीवाद का अंत ही श्रेयकर मानते हैं और उसका अंत अब अत्यंत निकट भी या समीप भी मानते हैं। ये अराजकतावादियों की अपनी एक विचारधारा है, अपना एक सिद्धांत है कि व्यक्तिगत संपत्ति और पूंजीवाद को समाप्त किया जाए। अगला जो मूल सिद्धांत है उनका, वो है धार्मिक पाखंडों की आलोचना। अराजकतावादी धर्म का विरोध करते हैं। ये हम पहले ही जो उनके मूल सिद्धांतों को 4 भागों में बांटा था, उसमें पहला जो भाग सिद्धांत था या उनका जो विशेषताओं का पहला प्रकार है वो राज्य का विरोध है, दूसरा है निजी संपत्ति का विरोध है, तीसरा धर्म का विरोध है और जो अंतिम रूप से जो उनके सिद्धांतों में चौथा जो भाग है वो है विकेंद्रीकरण सामाजिक व्यवस्था अथवा अराजक समाज की स्थापना। तो ये अब तक हमने राज्य के विरोध का, निजी संपत्ति का और अब धार्मिक पाखंडों की आलोचना के संदर्भ में जो उनका मूल सिद्धांत है उसके बारे में अराजकतावादी धर्म का विरोध करते हैं और कहते हैं कि धर्म के धोखे में आकर मानव अपना विवेक खो देते हैं, वह भाग्यवादी हो जाता है और उसके कर्म की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति राज्य व पूंजीवादी जैसी अन्यायपूर्ण संस्थाओं का विरोध नहीं कर पाता है। और इस संदर्भ में बाकुनिन तो ये कहता है
कि ईश्वर बहुत कुछ जार के समान था और जार ईश्वर के समान था। दोनों ही अत्याचारी थे और इसी प्रकार प्रोधा ने चर्च को न्याय का शत्रु कहा है। ईश्वर में विश्वास करना बेवकूफ़ी है तथा कायरता है। ईश्वर ढोंग व झूठ है। ईश्वर अत्याचार और विपत्ति है। ईश्वर अशुभ है। ऐसा प्रोधा, जो कि अराजकतावादियों के प्रमुख दार्शनिक और विचारक हैं, और बाकुनिन भी इसी प्रकार से कहते हैं कि ईश्वर बहुत कुछ जार के समान है और जार ईश्वर के समान है और दोनों ही अत्याचारी हैं। और जो अगली विशेषता अराजकतावादियों की है वो है विकेंद्रीकरण में विश्वास। अराजकतावादियों शक्ति का केंद्रीकरण नहीं बल्कि विकेंद्रीकरण में उनका विश्वास है। अराजकतावादियों द्वारा राज्य के विरोध का एक प्रमुख कारण राज्य के अंतर्गत सारी शक्तियों का केंद्रीकरण है, जिसका परिणाम अकुशलता और भ्रष्टाचार होता है। अराजकतावादी अपने आदर्श समाज में व्यवस्था और प्रबंध के विकेंद्रीकरण पर बल देते हैं और चाहते हैं कि समाज का पुनर्निर्माण स्थानीय संस्था व संघों के आधार पर हो, जो पुनः विशालतर संगठनों में संयुक्त होकर एक देशव्यापी संगठन का रूप धारण कर लें। इस प्रकार अराजकतावाद समाज को स्वतंत्र संघों में संगठित कर संघात्मक रूप देना चाहता है। इस प्रकार से ये अराजकतावादी विचारधारा की मूल विशेषताएं या मूल लक्षण हैं, जिनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हमने अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम अराजकतावादी समाज की किस प्रकार से रचना होगी, क्या व्यवस्था होगी और उसके क्या लक्षण होंगे, क्या विशेषताएं होंगी, क्या कार्य होंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें। घर से बाहर जाते समय सामाजिक दूरी और मास्क का प्रयोग आवश्यक रूप से करें। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद।